नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल यात्राएं निकाल रहे हैं। भाजपा की यात्राओं का मकसद अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और कांग्रेस की यात्रा का मकसद कमलनाथ और राहुल गांधी का संदेश आम लोगों तक पहुंचाना है। कांग्रेस ने पहले यात्रा का नाम दिया था मिले कदम जुड़े वतन, लेकिन अब बाद में यात्रा का नामकरण कर दिया है राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा। स्पष्ट है कि राहुल के बहाने कमलनाथ का संदेश जनता तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा निकालने वाले कांग्रेस महासचिव पवन पटेल का कहना है कि यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही जैसी समस्याओं को उठाया जाएगा और इस यात्रा में कोई बड़ा नेता शामिल नहीं है, बल्कि यात्रा की कमान एक युवा नेता को दी गई है। युवा को जिम्मेदारी सौंपने का प्रयोग तो अच्छा है, लेकिन यात्रा एक दिन सुर्खियों में रहने के बाद गायब न हो जाए, यह आशंका भी है। तो क्या चुनावी यात्रा कमलनाथ की जनता पकड़ को मजबूत करेंगी और कमलनाथ खुद यात्रा पर कब निकलेंगे? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में यात्राओं का दौर चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में विकास यात्राएं निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी यात्राएं निकाल रही है। कांग्रेस की यात्राओं के अलग अलग नाम हैं। एक यात्रा मिले कदम जुड़े वतन नाम से है। अब मध्य प्रदेश में इस यात्रा को राहुल गांधी कमलनाथ संदेश यात्रा नाम दिया गया है। यात्रा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पवन पटेल के नेतृत्व में निकाली जा रही है। इस यात्रा को गुरुवार को कमलनाथ ने अपने निवास से हरी झंडी दिखाई है। यात्रा में 6000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र कवर करने की योजना है। इसमें कांग्रेस के स्थानीय नेताओं सहित स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करके जनता की समस्याओं पर बात की जाएगी। यात्रा का नेतृत्व करने वाले पवन पटेल का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, तानाशाही जैसी समस्याओं को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा भारत जोड़ो का के माध्यम से जो राहुल गांधी जी अपना संदेश देना चाहते थे और इस प्रदेश की जनता को जो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी संदेश देना चाहते हैं, तो इन संदेशों को लेकर के मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा आजकल जो आम जनता का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, इन सब के खिलाफ जो आज चारों तरफ से व्याप्त है, जिससे हमारी जनता त्राही है, उन सब मुद्दों के वही सब मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज देश में। कांग्रेस की यात्रा को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी पर्यटन बताया है। देखना, वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में, कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही कांग्रेस ने कई यात्राएं निकाली हैं। चुनावी वर्ष में इन यात्राओं का अपना महत्व है। उधर भाजपा भी विकास यात्रा निकाल रही है। देखना है कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी यात्राओं से क्या प्रभाव उत्पन्न कर पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो ब्रजेश जी, यात्राओं का सिलसिला हम देखने शुरू हो गया है। अभी राहुल गांधी की यात्रा भी अंजाम तक पहुंची नहीं है, जो कि श्रीनगर में पहुंचना 30 जनवरी की तारीख है। उसके पहले बीजेपी अब विकास यात्रा निकाल रही है और जो कांग्रेस उनकी यात्राओं को कोस रही थी, वो कह रही थी ये तो फ्रॉड यात्रा, इससे कोई निकलने वाला हल नहीं है, जनता सब समझदार है। वो कांग्रेस ने भी अब एक यात्रा की शुरुआत कर दी है और अपने एक युवा नेता को आगे किया है और जिस पर जिम्मेदारी है कि लगभग 6000 किलोमीटर की वो यात्रा करे। और नाम भी बड़ा दिलचस्प दिया है उन्होंने, जिसमें कमल संदेश यात्रा है कि राहुल कमलनाथ संदेश। तो जब उनका इतना बड़ा नेता राहुल गांधी पूरे देश में एक संदेश दे रहा है, तो कमलनाथ को संदेश देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि राहुल गांधी तो मध्य प्रदेश से भी संदेश देते हुए निकले। देखिए मनोज जी, यात्राओं का अपना एक महत्व है। यात्राएं निकालनी जानी चाहिए और हो सकता है अच्छी पहल है, लेकिन युवा एक नेता को जिसका इतना जनाधार है कि इतनी सारी लंबी यात्रा करने के बाद वो राहुल गांधी की तरह प्रभाव छोड़ सकता है क्या उन विधानसभा क्षेत्रों में? सबसे बड़ी बात ये है, यात्रा निकालना चाहिए। छोटी छोटी यात्राओं को एक बड़ी यात्रा में कन्वर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है इसका नेतृत्व यदि कमलनाथ कर रहे होते या उनका कोई बड़ा लीडर कर रहा होता, जिसका जनता में भी लोकप्रियता है, जनता में भी पहचान है और जनता जिसकी बात को गंभीरता से लेती है, इस युवा नेता के अलावा। आप देखिए कि प्रदेश महासचिव हैं वो,
और आपने यदि उनको यात्रा की जिम्मेदारी दी है तो सिर्फ क्या एक क्षेत्र में निकालने के लिए, बाकी के यदि पूरा रणनीति बनी होती, ये मुझे लगता है कि उस युवा नेता की इच्छा रही होगी कि वो यात्रा निकालना चाह रहा है तो इसलिए हरी झंडी दे दी। यदि कांग्रेस की कोई रणनीति रही होती मनोज जी, तो ये यात्रा चौतरफा निकल रही होती, पूरे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में निकल रही होती और हर युवा नेता इस तरह की यात्रा निकाल रहा होता। तो शायद मुझे लगता है कि रणनीति के तहत निकाली जा रही है, बाद में सारी यात्राओं को एकजुट किया जाएगा और हो सकता है बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन वैसी कोई रणनीति दिखती नहीं है। यात्रा तो हमने इससे पहले भी देखी है, जो पवन पटेल निकाल रहे हैं उन्हीं के रिलेटिव ने निकाली थी, और किस तरह की यात्रा, कहाँ सांसद राजमणि पटेल ओबीसी के लिए यात्रा निकाली थी उन्होंने, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ खत्म हो गई, कब खत्म हो गई, कैसे खत्म हो गई, मुझे लगता है कि कांग्रेस नेता उसमें दिखे तक नहीं। वो कांग्रेसियों नहीं कह सकते खत्म कर दी। हाँ, तो आप देखिए उसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं, ना उसमें सहयोग किया। अब बड़े जोर शोर से कमलनाथ जी ने इस यात्रा को हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन क्या कांग्रेस के नेता इस युवा नेता को पूरी यात्रा सफलतापूर्वक करने देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है कांग्रेस में कि कहीं ये नेता ज्यादा बड़ा लोकप्रिय ना हो जाए या अपनी पहचान ना बना ले, इन 6000 किलोमीटर का भी सफर करता है तो ये यात्रा को लेकर निश्चित तौर पर किसी को फायदा हो या ना हो, पवन पटेल को तो फायदा हो ही सकता है। 6000 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे वो, तो एक तो मैसेज दे दिया उन्होंने, कमलनाथ की संदेश यात्रा निकाल रहे हैं और राहुल गांधी की संदेश यात्रा। आपको नहीं लग रहा, लेकिन जो आपने सवाल कहा, हाँ, कि जिन क्षेत्रों से वो गुजरेंगे वहां के नेताओं का रिस्पांस उनके लिए क्या होता है, ये सबसे बड़ा, मैं उसी पे संदेह जता चुका हूँ कि यात्रा कितनी सफल होती, क्या होती है, वो नेता उसका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे बड़े नेता थे, उनके मामा लगते हैं राजमणि पटेल, बिल्कुल उनकी यात्रा को सफल नहीं होने दिया नेताओं ने कि कहीं ये ओबीसी के बड़ा चेहरा ना बन जाए, अरुण यादव की टक्कर के नेता ना बन जाए, जिस तरह से अरुण यादव को घर बिठाया। और ऐसे वक्त में वो यात्रा निकाल रहे थे जब ओबीसी को लेके बड़ी चर्चा गर्म थी, बड़े चर्चा गर्म थी, चल रहे थे, बीजेपी कांग्रेस में सियासी तलवारें खिंची हुई थी, सब हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे, उस समय निकाल रहे थे, तो यदि समर्थन दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होती वो यात्रा। बिल्कुल। रही बात मनोज जी की, जब राहुल गांधी निकल चुके हैं यात्रा लेकर, तो फिर इस यात्रा की क्या जरूरत है? मुझे लगता है जरूरत तो राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस को यात्रा निकालने की ही है, और निकालना ही चाहिए, लेकिन निकाल कौन रहा है, जा कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है राहुल गांधी के बाद तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को कह देना चाहिए था कि हर विधायक अपने क्षेत्र में एक यात्रा निकालेगा, इसका व्यापक स्तर पर हम समर्थन करेंगे, और वो खुद पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा निकालेंगे। जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे तो हो सकता है संभागीय मुख्यालय तक पहुंच सके। प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है प्रदीप जी। जी ब्रजेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मुझे लगता है कि संभाग स्तर पर ही कमलनाथ जी एक यात्रा निकाल लेते, या हो सकता था अलग अलग यात्राओं की जिम्मेदारी दे देते कि बिंद में अजय सिंह राहुल भैया यात्रा निकालें, आप देख लीजिए खंडवा उधर मालवा में यात्रा अरुण यादव निकाल लें, और दिग्विजय सिंह को भी कोई जिम्मेदारी दे दें, या और जो भी उनको लगता है कि रामनिवास रावत हैं, जीतू पटवारी हैं, गोविंद सिंह हैं, इन सब जो बड़े नेता हैं जिनका अपना एक कद है अपने क्षेत्र में, इनको भी यात्राओं की जिम्मेदारी दे देते तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रभावी रहती, क्योंकि ये सरकार पर हमले करने में उतने सक्षम होते, इनका काउंटर करना पड़ता सरकार को, उनकी बात का वजन होता, वो वैसा वजन इसमें दिख नहीं रहा है। एक यात्रा निकलेगी, हो सकता है जिस तरह चुनावी प्रचार में हम देखते हैं कि रथ निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं, लाउड स्पीकर के जरिए एक प्रचार करके निकल जाती है, वैसी ये प्रचार वाली एक यात्रा तक सीमित होकर रह जाएगी। बिल्कुल। प्रदीप जी बेहतर समझते हैं विंध्य की राजनीति को, तो वहाँ के जो जातिगत समीकरण है ऐसे में जो पवन पटेल की यात्रा है, क्या कोई छाप छोड़ने में सफल हो पाएगी? और दूसरी बात कि अजय सिंह जैसे नेताओं को आप दरकिनार कर देते हैं, राजमणि पटेल ने भी एक यात्रा निकालने का प्रयास किया था ओबीसी को एकजुट करने के लिए, तो ऐसे में पवन पटेल की ये यात्रा क्या मायने रखती कांग्रेस की राजनीति में? केवल शोशेबाजी है या वाकई में कुछ गंभीरता से होता नजर आएगा विंध्य में? देखिए, विंध्य में कांग्रेस में अजय सिंह का एक बड़ा कद है, और भले राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनाव हार चुके हैं वो, और शिकस्त उन्हें पाई लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, लेकिन अभी भी जो उनका क्षेत्र है वो सतना, रीवा, सीधी, सिगरौली, बहुत सारे क्षेत्रों में उनके बड़े लंबे अनुयायी है। बिल्कुल। कुंवर अर्जुन सिंह के पुत्र भी है वो, और अर्जुन सिंह साहब मुख्यमंत्री रहे कई वर्षों तक, तो मुझे लगता है कि उनका कद उससे छोटा नहीं हुआ है, और उनके जो अनुयायी है, उनके जो कार्यकर्ता है, वो डिवोटी है, उनके साथ है। रही बात इसका चुनावी असर में, तो आप ये देखें कि जरूर है एक छोटी सी मास इनके साथ जुड़ सकती है, उस यात्रा में हो सकता है शामिल हो सकती है, लेकिन जो बड़ी आप सफलता प्रयास करने का चाहते होंगे कि बड़ी सफलता मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत ज्यादा फायदा कुछ इनको मिल पाएगा। कांग्रेस को वहां अभी भी उभारने के लिए अजय सिंह, राजमणि पटेल या बहुत सारे ऐसे जो वहां के लोकल लीडर हैं जिनकी अपनी एक पहचान है, राजेंद्र सिंह, तो इनका अपना प्रभुत्व है। वो भले चुनाव हार चुके हों किसी कारणोंवश, लेकिन उस क्षेत्र में कांग्रेस में इनके जो कार्यकर्ता है, इनको जो वो है, वो व्यक्तिगत रूप से इनके डिवोटी है, तो वो इनके साथ कार्य करने में सक्षम होते हैं। और आप देखें नियुक्तियों में भी
कमलनाथ जी के समय में जरूर कुछ चेंजेस वहां हुए हैं, लेकिन ज्यादातर अजय सिंह राहुल या सतना में रायन सिंह जी को, रीवा में पंडित श्रीनिवास तिवारी का परिवार उस समय था तो उनका चलता था, लेकिन अब वो चूंकि नहीं रहे, उनके पौत्र हैं वहां, वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है राजमणि पटेल और इन लोगों से बातचीत करके वहां तय किया जाता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या संगठन में कोई फेरबदल करना हो। तो इनको किसी तरीके से हम कम नहीं आंक सकते बिंद के राजनीति में, कांग्रेस में। जी, लेकिन एक और चीज़ है ना कि बिंद की राजनीति की बात हो रही है, तो अगर हम देख रहे हैं कि ओबीसी का अपना एक प्रभाव है, ठाकुरों का एक बड़े लीडरशिप हमने देखा, अर्जुन सिंह रहे, फिर अजय सिंह, इसके पहले ब्राह्मण तो सुंदरलाल तिवारी, फिर उनके पिताजी श्रीनिवास तिवारी। तो ऐसे में एक ओबीसी नेता को पहले ही आपने राज्यसभा में भेजा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया राजमणि पटेल को। तो बेहतर ये होता कि आप ब्राह्मण या जो ठाकुर हैं उनमें से किसी एक नेता को लेते, या दोनों तीनों नेताओं को एक साथ करते कि राजेंद्र सिंह भी होते, अजय सिंह भी होते, राजमणि पटेल होते और एक दो नेता और होते, या तिवारी जी के परिवार का कोई, जैसे आपने कहा उनके पोते होते, और ये लोग एक यात्रा की शुरुआत करते। और बेहतर होता कि वो रीवा, सतना, सीधी या सिंगरौली से करते और उसको भोपाल तक लाते, तो शायद एक वो छाप छोड़ने में सफल होती। या भोपाल ना भी लाते आप, तो जो पूरा विंध्य का इलाका है कि रीवा, सतना, सीधी, संभागीय मुख्यालयों पर आप कर लेते तो एक ज़्यादा अच्छा एक मैसेज जाता। निश्चित तौर पर मनोज जी, आप उस विद्युत क्षेत्र के राजनीति से आप भी परिपक्व होंगे और समझते होंगे इन सब चीजों को। ब्रजेश जी भी सारी चीजें जानते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उस क्षेत्र में अभी कांग्रेस में जो ब्राह्मण, चूंकि बिंद जो क्षेत्र है वो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र भी माना जाता है, वहाँ अपर क्लास की भी अपनी वो सिक्योरिटी है। तो इनका कोई बड़ा लीडर जो कद पहले श्रीनिवास तिवारी का आता था, उस जैसा कद का लीडर अब बिंद में कांग्रेस के लिए नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस वहां से पिछड़ती जा रही है। आप देखें पिछले दशकों में जो भी लीडर ब्राह्मण या राजपूत समाज से आए हैं वो उतने प्रभावी नहीं रहे जिस तरह से लोगों को जोड़ सके और कर सके। रही बात पिछड़ा की, तो वहां से जो राजमणि पटेल जी हैं या कमलेश्वर पटेल हैं, पिछड़े के प्रतिनिधित्व करते हैं, सीधी से विधायक है और ये सांसद है वहां से, तो इनकी छवि उस लेवल की नहीं है जैसे इंद्रजीत पटेल थे। इंद्रजीत पटेल का एक बड़ा कद था, वहां से कई बार मिनिस्टर भी रहे और बड़े सहज स्वभाव के थे। तो उनसे जो एक मास एरिया थे पिछड़ी वर्ग की, वो सब जुड़ जाती थी, चाहे वो सतना हो, सीधी, रीवा, सबको जो टटोलते हुए निकलते थे, और पन्ना तक उनकी छवि बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन अब इन दोनों में कहीं ना कहीं इसकी साख कमजोर हो गई है। यही कारण है कि बिंद में सबसे ज्यादा, पिछली बार आप देखें सबसे कम सीटें कांग्रेस की आई। तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा और अपर क्लास का समन्वय है वो कम है और कमजोर है। उसका कारण यही है कि हम उन लोगों को आगे नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे लोगों को हम वहां प्रमोट कर रहे हैं जिनका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की साख बचाने के लिए कौन लोग सक्षम है और किनको हम बाहर ले आए। तो इनके लिए इनको पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं को हम अप्रोच करें, चाहे युवा वर्ग में हो और चाहे बुजुर्ग हो, लेकिन उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके ये बिंद में कुछ आने वाले समय में कर पाएंगे। बिल्कुल, तो बड़ी चुनौती तो है ब्रजेश जी बिंद। लेकिन एक और बात है कि जो आपने पहले भी कहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक यात्रा राहुल गांधी की ख़त्म हो जाती, या जो भारत जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस शुरू करने वाली है इसी महीने के अंत में, तो बेहतर होता उससे शुरुआत करते बड़े नेता। तो पवन पटेल को ये यात्रा का नेतृत्व सौंपने के पीछे आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण हो सकता है? और दूसरा कि क्या दिग्विजय सिंह लौट के आ जाते, या कोई बड़े नेता जो आपने भी कहा था अलग अलग क्षेत्रों से यात्रा कर लेते तो एक अच्छा मैसेज जाता। तो आखिर जब सारे लोग यात्रा में जा रहे हैं और जून जुलाई में हम देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी जन दर्शन यात्रा पर निकल जाते हैं, तो बेहतर होता कि कांग्रेस इस दौरान कोई इस प्रकार की यात्रा निकालती ताकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता तो एक माहौल बनाने में आपको सफलता मिलती। मुझे लगता है जो मैंने पहले भी कहा था मनोज जी कि कांग्रेस को व्यापक स्तर पर यात्राएं निकालनी चाहिए, तो बड़े नेताओं को यात्रा निकालना चाहिए, तो जो तिवारी जी भी कह रहे हैं। बिल्कुल। रही बात कि पवन पटेल क्यों यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप देखिए कि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब कांग्रेस में एक शक्ति प्रदर्शन होता है मनोज जी। शक्ति प्रदर्शन होता है टिकटों के लिए और आपको ये दिखाने के लिए कि मेरे भी क्षेत्र में वजूद है। पवन पटेल भी हो सकता है कि ये उनका व्यक्तिगत यात्रा का एक सुझाव हो, उन्होंने कमल नाथ जी के सामने रखा, उन्होंने कहा ठीक है आप यात्रा करना चाहते हो सकता है वो भी एक दावेदार हो। लेकिन आप पहले से लग रहा है कि जो कमलनाथ 74 बंगले से विधानसभा के लिए ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने देते हैं, जो जीतू पटवारी को धमका देते हैं, वो 6000 किलोमीटर की यात्रा पवन पटेल के कहने पर से मान जाएंगे कि हाँ बेटा निकल जाओ और हरी झंडी दिखा देंगे। उसकी दूसरी वजह भी है ना मनोज जी कि कमलनाथ जी ने क्यों कहा होगा ऐसा, यदि वो ट्रैक्टर यात्रा, जो ट्रैक्टर वाला आंदोलन रहता है अरुण यादव का, उसको पंचर कर देते हैं
तो उसमें कहीं ना कहीं एक छत्रप खड़ा होने का डर रहता है कि आज की तारीख में कमलनाथ को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, और वो उन नेताओं को क्यों मजबूत करेंगे जो आगे जाके चुनौती बने दिग्विजय सिंह के लिए, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, तो युवा हो और जिसका सीधे राहुल गांधी से कनेक्ट हो। तो देखिए आप, वो उसको पंचर करने की जरूरत है। राजमणि पटेल को क्यों बढ़ावा दिया? राज्यसभा भेजने के पीछे भी तो पार्टी आलाकमान को यही बताया गया होगा ना कि ओबीसी का चेहरा है, ओबीसी के नेता है और ओबीसी को साधने के लिए, तो कहीं ना कहीं अरुण यादव को डाउन करने के लिए एक चेहरा आगे बढ़ाया होगा ना। तो जब उनके रिश्तेदार ने यात्रा निकाली है तो पवन पटेल आज की तारीख में नया युवा है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? एक विधानसभा का टिकट लेगा, एक विधानसभा में जीत जाएगा, विधायक बन जाएगा, कोई चुनौती है क्या? वो चुनौती नहीं बन सकता ना, वो छत्रप नहीं बन सकता। जी मनोज जी, एक बड़ी बात है बिंद से। आप रीवा में देखें, अगर सारी सीटों पर समीक्षा करें तो त्योथर विधानसभा मऊगंज, लगता है कुछ तकनीकी कारणों से संपर्क, आवाज नहीं आ रही, हम हमारी टीम से कहेंगे कि आपसे संपर्क करें दोबारा। हाँ ब्रजेश जी। तो मनोज जी, ये जो एक समीकरण जो साधने की कोशिश हो रही है, जो एक अपने अपने हित की हो रही है, जिस तरह से आप देखिए यात्राओं की जिम्मेदारी तो मैं पहले भी कह रहा हूँ, आप जीतू पटवारी को भी दे सकते हो, रामनिवास रावत को भी दे सकते हो, चौधरी को भी दे सकते हो। कुणाल चौधरी है, ज्यादा हो तो आप राजवर्धन को दे दीजिए, नकुलनाथ को दे दीजिए, जो ये कह रहे थे कि मेरी यात्रा में तो राहुल गांधी से ज्यादा भीड़ थी। हाँ, ज्यादा भीड़ थी और मैं युवाओं का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कांग्रेस इस उम्मीद में तो है कि 2018 में हम सत्ता तक पहुंच गए थे, 15 माह तक हमने सत्ता की मलाई चख ली थी, लेकिन उसी कारण से उनको लगता है कि वो आगे भी सत्ता में पहुंच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं मनोज जी। बीजेपी जो अपने साथ जो संकट आया या जो कहें वो सत्ता से बाहर हो गए, उससे उसने सबक लिया और उसके बाद से लगातार उनकी गतिविधियां देखिए आप, उस तरह से गतिविधियां कहीं चाहे आदिवासियों को साधने की बात हो, चाहे दलितों को साधने की बात हो, चाहे ओबीसी को साधने की बात हो, हर समाज को, हर वर्ग को साधने का जतन करती दिख रही। क्या कांग्रेस आपको वैसा जतन करती दिख रही? आप देखिए कि यदि बिंद की बात कर रहे थे तिवारी जी, तो कांग्रेस के लिए तो सबसे ज्यादा संकट बिंद में ही है। यदि वहां सपा का वजूद है, वहां बसपा का वजूद है, तो नुकसान किसको होने वाला है? समाजवादी पार्टी वहां मैदान में उतरती है, बसपा वहां मैदान में उतरती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। और कांग्रेस को तो बिंद में आप देखें तो आम आदमी पार्टी का भी प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, एक महापौर हो गया उनका, तो बिंद ने तो देखिए आप सबको महापौर हो गया, और रीवा भी जो मेयर था उसमें भी आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी लड़ी थी उसका भी काफी अच्छा मत मिला था। तो मुझे लगता है कि अब एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा होने जा रहा है बिंद क्षेत्र में। और तिवारी जी, हमने तो इतिहास में देखा है, यदि मध्य प्रदेश का इतिहास देखें तो बिंदी वो क्षेत्र है जिसने कम्युनिस्टों को भी दिया, बसपा को, सारे दलों को वो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट सब वहां से आपको मिलेंगे। तो वहां पूरा मौका रहता, भले ही मध्य प्रदेश में तीसरे दल की कोई संभावना ना हो, लेकिन बिंद इतना परिपक्व है कि वो सबको पनाह देता है वहां पे। वहां कोई उसका वो नहीं है कि कांग्रेस का रूसगढ़ में अर्जुन सिंह जैसे बड़े नेता हार जाते हैं, सुंदरलाल तिवारी हार जाते हैं, श्रीनिवास तिवारी भी हार जाते हैं। देखिए, बिंद का एक बड़ा वो रहा है, बिंद के बारे में आप कहिए तो बिंद में सबसे पहले तो समीकरण ये बनता है कि अगर रीवा से आप पिछड़ा, वहां एक समीकरण ये बनता है कि अगर आप रीवा में सामान्य दे दिया तो आपको सिंगरौली में तय करना पड़ेगा कि हमको पिछड़ा देना है। कहीं ना कहीं सब लोगों के समावेश, लेकिन वो कई बार घातक होता है। हम देखते हैं कि ओबीसी को जब टिकट दिया बीजेपी ने तो उसका नतीजा क्या निकला महापौर चुनाव। बिल्कुल। तो आप देखें दोनों, आप सीधी विधानसभा में आप देखें, सीधी में अगर सामान्य नहीं देते हैं और चुनाव में अगर दूसरे व्यक्ति को दे दिए तो वहां दोनों का विरोधाभास हो जाता है और कांग्रेस हार जाती है। तो इसलिए सीधी में ब्राह्मण को देना इनको जरूरी होता है। इसलिए अजय सिंह राहुल चुनाव से विधानसभा क्षेत्र लड़ते हैं, कमलेश्वर पटेल को पिछड़ा के चलते सिहावल विधानसभा से दिया जाता है। तो बहुत सारे समीकरण जब सेट होते हैं तब जाकर कांग्रेस की, और कांग्रेस को सबसे बड़ी बात है मनोज जी, अभी जो बिंद क्षेत्र में करनी है वो बूथ लेवल पे इनके कार्यकर्ता नहीं बचे, इनको ये बड़ा संकट है बिल्कुल। तो और भले बिंद में तिवारी जी कांग्रेस को पहले से ज्यादा सफलता मिल भी जाए, बिंद में सफलता मिल भी जाए, क्योंकि पिछली बार आपको ज्यादा नुकसान हुआ था, तो थोड़ी सफलता को भी आप ज्यादा बड़ा मान सकते हैं। लेकिन वैसी उसकी गतिविधियां नहीं दिख रही हैं कि जो पहले बिंद में गढ़ रहा कांग्रेस का, वो गढ़ को छीनने की कोशिश बीजेपी से होते नहीं दिख रही है वहां पे। यदि उनको वहां पे फायदा भी होगा तो दूसरी जगह नुकसान हो जाएगा। तो कांग्रेस को वैसी रणनीति बनाना पड़ेगी कि यदि उसको कहीं से नुकसान हो रहा है तो कहां से भरपाई करेगी। और जो कह रहे जातिगत समीकरण तो बिंद में साधना ही पड़ेगी, ऐसे जातिगत समीकरण आपको ग्वालियर चंबल में भी साधना पड़ेंगे जहां पे जातिगत राजनीतियां ज्यादा होती हैं। और वही जातिगत राजनीतियों की बदौलत हम देखते हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, वो सेंध लगा लेती है और अपनी सीटें ले आती है। तो उनसे भी निपटना होगा। पिछली बार हमने देखा कि 2018 में
छोटा मोटा गठबंधन भी भले ही कमलनाथ जी ने कर लिया हो, चाहे जयेश से कर लिया हो, बाद में सरकार बनाने के लिए वो मायावती से भी मिल लिए हो, समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया हो, लेकिन क्या इस बार वो ऐसी गतिविधियां करते दिख रहे हैं मनोज जी? मुझे लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी है, 18 साल की सरकार की नकारात्मक छवि है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी हो वो उसको नुकसान पहुंचा रही है, जैसे उनसे दूरियां बढ़ाते दिख रही है। आप देखिए इसके बाद बसपा और समाजवादी पार्टी भी ऐलान कर चुकी है, एक नया संकट आम आदमी पार्टी है, और उससे भी एक और संकट है कि ओबीसी की पार्टी भी आ रही है। तो बुरहानपुर में जहां वो जीत सकते हैं वहां उनको ओबीसी खतरनाक होगी, खंडवा बुरहानपुर में वो दिक्कत देगी आम आदमी पार्टी को। बात है अगर भोपाल से उम्मीदवार उतार देगी, भोपाल उत्तर और मध्य से तो भी क्या समीकरण बनेंगे? तो तिवारी जी एक और बात है कि समस्याओं की जो बात हो रही है कि महंगाई है, बेरोजगारी, तमाम सारे मुद्दे हैं, तो बेहतर होता है कि सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में इस इशू को उठाते, जनता के बीच ले जाते जोर शोर से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। केवल जुबानी जमा खर्च ज़्यादा हो रहा है। ओबीसी सम्मेलन कांग्रेस करती है विंध्य में, अजय सिंह के साथ जो कुछ होता है सब देखते हैं, और अब ये यात्रा, तो क्या एक जले में नमक छिड़कने का प्रयास के तौर पर भी इसको देखा जाए? मनोज जी देखिए, कांग्रेस में विपक्ष के रहने की अब स्थिति नहीं बची। कारण यह है कि विपक्ष में रहते हुए सत्ता के मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस हर जगह कमजोर होती चली जा रही है। आप देखिए जितनी महंगाई आज पेट्रोल और डीजल की आप देख लें, तो जो कांग्रेस बीजेपी के समय में अगर महंगाई बढ़ती थी 2 रुपए या 1 रुपए या 50 पैसे बढ़ता था, तो वो पूरे रास्ता जाम कर देते थे और सड़कों में बेतहाशा हंगामा। हमने देखा अटल जी को बैलगाड़ी से संसद चले गए थे, लेकिन इसके पीछे इनकी आदतें हैं ना। मध्य प्रदेश में जो सरकार बनने के पहले कहा था कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, आप देखिए सरकार बनते ही 5-5 रुपये टैक्स बढ़ा देते हैं। हिमाचल का ताज़ा मामला है कि सरकार बनते ही सबसे पहले डीजल पे वो टैक्स लगाते हैं। तो आप जनता के बीच जाएंगे तो इसका जवाब देना होगा ना कि आप तो कम करने की बात कर रहे हैं, उल्टा बढ़ा रहे हैं आप। निश्चित यही कारण है कि आप देखिए कांग्रेस हमेशा न ये सत्ता के मुंह में रही है, तो इसलिए ये प्रदर्शन करना, इनके लोगों के बीच में जाकर इनकी योजनाओं का सही रूप दिखाना, तो ये सारी चीजें कम हो गई है कांग्रेस की। अब कांग्रेस, एक और बड़ी समस्या कांग्रेस में अब जो बड़ी लीडर है वो सियाने हो गए हैं। युवा जो पीढ़ी है वो कांग्रेस में सामने निकल कर नहीं आ रही। या उसने संघर्ष देखा ही नहीं, संघर्ष के दौर में रही नहीं वो युवा पीढ़ी जो बढ़ के बड़ी हो गई है, उसने संघर्ष देखा ही नहीं, संघर्ष किए नहीं, बिना संघर्ष के वहां तक पहुंच गए। और सत्ता भी बेचारा पूरी तरीके से नहीं देख पाया। निश्चित तौर पर यही कारण है। आप देखिए जो युवा है अभी विधायक, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे उनके विधानसभा में आप जाइए, उनका काम देखिए, वो अभी भी तत्पर रहते हैं और लगे रहते हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है वो कम से कम अपनी विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो पुराने लोग हो गए हैं वो क्षेत्र नहीं बचा पा रहे हैं। आप जिनके जो बड़े कद के लीडर हैं, चाहे अजय सिंह राहुल हो या किसी की बात आप करें अरुण यादव को हो, तो वो अपना से सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमियां इनके पीछे रही होगी, इसलिए वो जनता के बीच में सहज उपलब्ध नहीं है। अगर सहजता नहीं है, लोगों के बीच में आप जाओगे नहीं, तो लोग आजकल आपके पास नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे बड़े समझदारी इनको लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। लेकिन ये दिक्कत तो ऊपर से है ना तिवारी जी, हम ब्रजेश जी इस बात के गवाह है। जब कमलनाथ जी के साथ हम बैठे थे तो उन्होंने अपना मोबाइल खोलकर और नाम लेकर कहा कि देखिए अजय सिंह फ़ोन लगा रहे हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। तो इस बात का जिक्र मीडिया में करने की जरूरत क्या? और दूसरा कि अजय सिंह कोई एक सामान्य कार्यकर्ता है, और अगर आप प्रदेश अध्यक्ष हो तो एक सामान्य कार्यकर्ता का भी आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने बड़े लीडर का फ़ोन उठाएं, तो फिर कार्यकर्ताओं से आप कैसे संवाद करेंगे? फिर कार्यकर्ता आपकी सुनेगा क्यों? और इसलिए बीजेपी कहती है कि वो तो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। आप देखें तो मैंने भी कई बार मैं भी प्रयास किया, मिला 2-3 बार मिला, लेकिन वो दूरी का कारण यही था कि कमलनाथ जी एक अच्छे मैनेजमेंट के माध्यम से अच्छे वो साबित हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे साबित नहीं है। इनको निकलना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं की पहचान करना पड़ेगा। और संघर्ष ऐसे नहीं होता है कि हम आप आज यात्रा निकाल दी और कल यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हो गए और हमारे वोट बैंक बढ़ जाएंगे। उसके लिए पहले से एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ती है। देखिए राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, उन्होंने पहले से, मुझे लगता है कि सब पहले से तैयारी थी और बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी थी कि किन किन राज्यों में हमको जाना है और कहां हमको अंतिम पड़ाव साबित करना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को मध्य प्रदेश में इसको पहले से ही स्वीकार करना चाहिए था कि अगर हमको पुनः सरकार लानी है तो हम इन क्षेत्रों, जहां जहां हमारी कमियां रही, जिन जिन क्षेत्रों में हम हारे हैं, उन क्षेत्र के लोगों को सक्रिय करेंगे और वहां सभाएं करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तब हम जाके कहीं ना कहीं सरकार की पास तक पहुंच पाएंगे, तो आंकड़े पहुंच पाएंगे। तो इसलिए इनको पहले से स्ट्रेटजी तैयार करने का 6 महीने बचे हैं, इनके पास कोई ऐसा समय नहीं है। और मुझे लगता है कि उस तरीके के जो मनसा बना के रखे हैं कि सरकार हम बनाएंगे,
तो इनको बड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी। जी तो बिल्कुल ब्रजेश जी, एक और बात है कि अगर इतनी बड़ी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की इतनी बड़ी यात्रा बुरहानपुर निमाड़ से घुसती है, राजस्थान बॉर्डर में जब निकलती है आगर जिले से होकर, लेकिन आप अगर विधानसभा क्षेत्र गिनेंगे तो गिनती उंगलियों पर आप गिन लेंगे कितने विधानसभा क्षेत्रों को छुआ। ये भी 6000 किलोमीटर की यात्रा और 40 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि समय और संसाधन की बर्बादी है? कि आप उसको ऐसे डिजाइन कर सकते थे कि कम समय में ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों को छूती, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे पवन पटेल वाली यात्रा हो, या अगर भविष्य में कोई यात्रा कांग्रेस के नेता निकालें तो? देखिए मनोज जी, राहुल गांधी की यात्रा का तो पहले से ही डिजाइन था और उसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बदलाव की कोशिश भी की गई, तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी थी। ये बात मीडिया के सामने खुद कमलनाथ ने स्वीकारी, बिल्कुल स्वीकार कर चुके हैं। तो उनकी एक अलग यात्रा है, लेकिन हाँ, वो ये जो यात्रा निकाली थी उनने, आप उसको व्यापक स्तर दे सकते थे कि यदि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे तो आपका दायित्व बनता था कि मध्य प्रदेश के हर कोने से आप एक यात्रा निकालते, सब छोटी सी यात्रा निकालते, सब यात्रा निकालते और वो जाकर राहुल गांधी की यात्रा में मिलती। तो आपके पास दायित्व था, आप पूरे प्रदेश में माहौल बना सकते थे, राहुल गांधी का संदेश वहां तक पहुंचा सकते हो। राहुल गांधी यहां से निकल के जा चुके हैं तो उनका संदेश आप वापस एक यात्रा निकाल सकते थे चुनावी साल में। और कांग्रेस के साथ एक प्लस पॉइंट था कि उसके बाद 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे और 5वें खुद राहुल जो कमलनाथ है मूल अध्यक्ष हैं। तो एक विंध्य, एक हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल से रामनिवास यात्रा एक निकाल लेते हैं, हम देखते हैं बुंदेलखंड से सुरेंद्र चौधरी एक यात्रा निकाल लेते हैं, निमाड़ से बाला बच्चन हो जाते हैं और मालवा से जीतू पटवारी और महाकौशल से खुद कमलनाथ, तो पूरा मध्य प्रदेश भी कवर हो जाता। बिल्कुल कवर हो जाता मनोज जी, लेकिन हमने देखा है उसी राहुल गांधी की यात्रा से एक और संदेश आया था मनोज जी। वो संदेश था कि कांग्रेस के बाकी के नेता क्या है, सपोर्ट में हैं कि कमलनाथ जी जो निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करें। यदि अरुण यादव को यात्रा की जिम्मेदारी से एन वक्त पर यदि आपने हटाया है, जिसके पीछे कांग्रेस ने तर्क दिया है, सुरेंद्र शेरा को दिया गई जिम्मेदारी, तो आप ये भी तो देखिए क्या बड़े नेता अरुण यादव इसके लिए तैयार थे या कमलनाथ जी तैयार थे कि अरुण यादव ये जिम्मेदारी निभाएं? तो ये भी कहीं ना कहीं जो अंदरूनी गुटबाजी है, क्या अजय सिंह राहुल भैया आज की परिस्थितियों में जिस तरह से वो 1 साल पहले से काम मांगते रहे कि हमारे सिफारिश करने की कहते रहे, सार्वजनिक मंचों से कहते रहे कि कमलनाथ जी से कह दीजिए हम भी कुछ काम करना चाहते हैं, तो क्या वो आज की तारीख में विद में ऐसी यात्रा निकालने के लिए? पहली बात तो मूल मंत्र यही है कि अगर आप वोटर जोड़ने की बात करें तो सबसे पहले आप अपने नेताओं को जोड़िए, कार्यकर्ताओं को जोड़िए। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका इस विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर यात्राओं का सिलसिला शुरू हो गया, राहुल के बहाने से ही कमलनाथ अपना संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वोटर को संदेश देने के पहले आपको अपने नेताओं को संदेश देना होगा, आपको अपने काडर को संदेश देना होगा, और अगर उस तक आपका संदेश ठीक तरीके से पहुंच गया तब आपकी यात्राओं की सार्थकता साबित हो सकती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। देख लिया था।